हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 4। ये फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमें बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ना क्यों है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, और सबसे पहले तो कि इस चैप्टर के नाम से ही हमें क्या समझ में आता है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर केमिकल वर्ड की, तो यहाँ पर केमिकल से मतलब है केमिकल चेंजेस, या फिर आप कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और ये जो काइनेटिक्स है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मूवमेंट और मोशन। अगर आप इसको गूगल भी करेंगे तो आपको सबसे पहला जो फैमिलियर सा वर्ड दिखेगा वो मूवमेंट ही दिखेगा। बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है? इट इज द branch of science which deals with the rate, or you can say time taken of the reaction। तो केमिकल काइनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं या फिर पढ़ते हैं अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर टाइम टेकन बाय द रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन अकर होने में कितना टाइम ले रही है या फिर कंप्लीट होने में कितना टाइम ले रही है। तो उसके बारे में हम कहाँ पर स्टडी करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में। अब आप कहोगे यहाँ पर तो वर्ड मूवमेंट लिखा है, यहाँ पर वर्ड रेट या फिर टाइम टेकन लिखा है, कुछ ये मैच तो हुआ नहीं। ठीक है, हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो ये बात तो हमको समझ में आती है। लेकिन मूवमेंट और टाइम टेकन में तो हमको कुछ रिलेशन समझ में आया नहीं, अभी आएगा। देखो, एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं जहाँ पर हम एसिड और बेस की रिएक्शन करा रहे हैं। आयनिक रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और यहाँ पर हमको सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। तो बेसिकली ये रिएक्शन हुई कैसे होगी? देखो, ये आयन्स होंगे अपने सॉल्यूशन में कुछ इस तरीके से, H+ और HCl-, और इन्होंने क्या बनाया? प्रोडक्ट Na+ और Cl-। ये प्रोडक्ट कैसे बना होगा? आयन्स हैं अपने 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 सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, ठीक है, डिसोसिएट है। ये Na+ प्रोडक्ट कब बना होगा? जब ये Na+ और Cl- एक दूसरे के क्लोज आए होंगे। अभी मान लो ये इस तरीके से आपका रखा हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर ये एक Na है और ये एक Cl है। अभी क्या होगा? इनमें मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होकर जैसे ही ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो ये क्या बना लेंगे? NaCl बना लेंगे। अब जितना ये मूवमेंट फास्ट होगा, जितना जल्दी ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे, उतना ही प्रोडक्ट जल्दी बनेगा और टाइम कम लगेगा प्रोडक्ट बनने में। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मूवमेंट हमारे टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये मूवमेंट जितना स्लो होगा, जितनी लेट ये एक दूसरे के पास आएंगे, रिएक्शन होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, प्रोडक्ट हमें उतना ही लेट मिलेगा, और जितनी जल्दी आएंगे, जितनी फास्ट आएंगे, उतना ही प्रोडक्ट हमको जल्दी मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है मूवमेंट। इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि एक्चुअली चैप्टर का मतलब क्या है। लेकिन हमें पढ़ना क्यों है ये चैप्टर? क्या ज़रूरत है कि हम किसी भी रिएक्शन के टाइम के बारे में स्टडी करें? देखो, आपने मेडिसिन देखी होंगी जिनके पीछे लिखा हुआ होती है एक्सपायरी डेट। उसी तरीके से जो पैक्ड फूड होता है उसके पीछे भी लिखा हुआ होता है बेस्ट बिफोर, या फिर जो आप अगर आप मिठाई लेने जाते हो शॉप पर, तो वो शॉपकीपर भी कहता है कंज्यूम विद इन 1 डे या फिर 2 डेज, कि आप 1 या 2 दिन में इस मिठाई को कंज्यूम कर लीजिए। क्यों ऐसा होता है? एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी, जैसे अगर हम बात करते हैं मेडिसिन की ही बात करें, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली जो एक दूसरे के साथ वहाँ पर रखे हुए होते हैं आपकी एक मेडिसिन में। अगर आप एक कोई भी डोज की बात करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। अगर आप नाम भी पढ़ते हो तो उसमें किसी में कोई अल्कोहल टाइप का होता है, कुछ होता है, वो बहुत सारे से बड़े बड़े से केमिकल नेम्स लिखे हुए होते हैं। अब क्या होता है कि वो जनरली एक दूसरे से रिएक्ट करते नहीं हैं बहुत इजीली, लेकिन अगर आप उनको एक लॉन्ग पीरियड में रखे रखोगे तो वो एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की ही बात करो और आप उसको बहुत टाइम तक रखे रखो तो उसका कलर ना चेंज होने लगता है। बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से रिएक्ट करने लगते हैं, और यही जो रिएक्शन का टाइम होता है जब वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब आपके जो फूड है उसमें कुछ नया प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया और वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए एक्सपायरी डेट दी जाती है। तो ये जो टाइम है ये बेसिकली कैसे मेज़र किया जाता है? केमिकल काइनेटिक्स की हेल्प से है ना। केमिकल काइनेटिक्स में ही हम ये टाइम मेज़र करते हैं कि किसी भी रिएक्शन को होने में कितना टाइम लग रहा है।
तो बेसिकली जब तक वो रिएक्शन स्टार्ट होगी तब तक वो चीज़ हमारी कंजप्शन के लिए ठीक है। अगर वो रिएक्शन हो गई, उसमें कुछ नया प्रोडक्ट बन गया, तो हम हो सकता है वो हमारे लिए हार्मफुल हो, तो उस टाइम पर वो चीज़ कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। देखो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप बात करो इंडस्ट्रीज़ में, बहुत एप्लीकेशंस हैं। आप किसी मेडिसिनल इंडस्ट्री में ही अगर वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी जो भी आप मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हो उसकी एक्सपायरी डेट कितनी होगी, तो मतलब कि वो कितना टाइम ले रही है रिएक्शन करने में, है ना। जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगी इस टाइप के एक दो, तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें कि जहाँ पर हम एक्सपायरी डेट निकालेंगे बेसिकली, है ना। ठीक है, अब तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। हम इसमें देखने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन को होने में कितना टाइम लग रहा है या फिर उसका जो होने का रेट है वो कितना है। ठीक है, यानी कि पर यूनिट टाइम में वो रिएक्शन कितने % हो पा रही है। वेरी गुड। अब क्या ये जानना हमारे लिए सिर्फ काफ़ी है कि कोई भी रिएक्शन कितने टाइम में हो रही है? आप कह सकते हो हाँ, लेकिन नहीं। कैसे? देखो, आपके घर में दूध आता है, आपकी मम्मा क्या करती हैं, उसको बॉईल करती हैं या फिर फ्रिज में रख देती हैं। क्यों ऐसा करती हैं? अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो आप कहोगे दूध खराब हो जाएगा अगर ऐसा नहीं करेंगी तो, है ना। क्यों खराब हो जाता है? बेसिकली आपने एक 9th में या 10th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रेंसिडिटी का। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑयल प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारा जो फूड होता है, उसमें क्या होता है कुछ टाइम बाद वो आसपास के एनवायरनमेंट से या मॉइस्चर से रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो फूड है वो रेंसिड हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब हम दूध आता है, अगर आप उसको बॉयल नहीं करेंगे, हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके ये जो रेंसिडिटी में होने वाली रिएक्शन है ना, जिस रिएक्शन की वजह से वो दूध खराब हो सकता था, उस रिएक्शन के रेट को, उस टाइम को बढ़ा देते हैं उस रिएक्शन को होने में। जो रिएक्शन पहले 2 घंटे में हो जाती है और आपका दूध खराब हो जाता, उसको बॉयल करके हम उसको 2 दिन या फिर 1 दिन कर देते हैं कि अब वो 1 दिन तक के लिए आपका जो दूध है वो सिक्योर हो गया है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, वो ख़राब नहीं होगा, उसमें रेंसिडिटी नहीं होगी। या फिर आप फ्रिज में रख के उसका क्या करते हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करते हो, उसकी वजह से भी जो रिएक्शन का रेट है, टाइम है, वो बढ़ जाता है। अभी रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं होगी, अभी उसका टाइम बढ़ गया है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, टेम्परेचर का यूज़ करके जो रिएक्शन का रेट था उसको कम कर दिया, जितना वो टाइम लेना था उस टाइम को हमने इंक्रीज़ कर दिया। ऐसा ही हम करते हैं जब डॉक्टर्स मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, तो कई बार ना वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि इस दवाई को आप गर्म पानी से लीजिएगा या गुनगुने पानी से लीजिएगा। बेसिकली दवाई क्या करती है, हमारे स्टमक में जाती है, वहाँ पर रिएक्शन करती है और उसके बाद कुछ ऐसा प्रोडक्ट वहाँ पर बनता है जो कि हमारी जो भी डिजीज़ है, जो भी डिजीज़ से हम सफ़र कर रहे हैं, उसको सप्रेस करने में हेल्प करता है, उसको दबाने में या फिर उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। कई बार जो मेडिसिन्स होती हैं, जब वो हम उसको गर्म पानी से लेते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो उनका जो रिएक्शन का रेट है वो बढ़ जाता है, मतलब वो जल्दी रिएक्ट करेंगी, जल्दी प्रोडक्ट बनाएंगी, तो आपको जल्दी आराम लगेगा। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं, तो वहाँ पर भी हमने क्या किया कि टेम्परेचर की हेल्प से जो रिएक्शन का रेट है वो बढ़ा दिया। मतलब जितना टाइम पहले रिएक्शन को होने में हो सकता है 5 घंटे लगने वाले थे, 5 घंटे बाद आपको आराम लगता, तो हमने हम यहाँ पर टाइम का क्या कर दिया, हमने उस टाइम को 5 मिनट कर दिया। अभी आपको 5 मिनट में ही आराम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि टेम्परेचर की हेल्प से जो रेट है रिएक्शन का उसको इंक्रीज़ कर दिया। अब रिएक्शन बहुत जल्दी हो रही है, ठीक है, टाइम को डिक्रीज़ कर दिया। तो इसका मतलब हमें इन एग्जाम्पल से ये समझ में आया कि हमें ये तो पता करना ही करना ज़रूरी है कि रिएक्शन किस रेट से हो रही है, लेकिन कई बार हमें उस रेट को बढ़ाना या घटाना भी पड़ जाता है। तो सेकंड पॉइंट जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ऐसे फैक्टर्स जो इस रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, मतलब घटाते हैं या बढ़ा देते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें किसी रिएक्शन को ना लेट कराना है, तो ऐसे फैक्टर्स जो उसको जल्दी करा रहे हैं हम उनको रिमूव भी करते हैं। तो कब कर पाएंगे, जब हमें पता होगा कि ऐसा फैक्टर है क्या जो उसको रेट को बढ़ा रहा है ना। जैसे खाना ही है, अभी हमें क्या करना है, खाने को आपका जो पैक्ड फूड होता है वो जनरली 3 से 4 महीने तक चल जाता है ना। क्यों चल जाता है, एक्चुअली वही है कि जैसे चिप्स ही है, मान लो उसमें ऑयल का कंटेंट है, ख़राब हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा बहुत जल्दी, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस को इंजेक्ट करते हैं। तो वो क्या करती है, वो एटमॉस्फेयर से कट कर देती है, जो ऑयल पार्टिकल्स होते हैं उनको एटमॉस्फेयर से कट कर देती है, बीच में नाइट्रोजन गैस की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से वो आसपास का जो मॉइस्चर है उससे रिएक्ट नहीं करता और जो हमारा टाइम है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो हमारा
फैक्टर था जो रिएक्शन को बढ़ा रहा था, मतलब जिसकी वजह से रिएक्शन हो रही थी, एंड मॉइस्चर, हमने उस कंटेंट को ही हटा दिया ना। तो ये हम कब कर पाए, जब हमें पता था कि ये मॉइस्चर से रिएक्ट करने की वजह से ख़राब होगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हमें अगर फैक्टर्स पता हों तो हम उसको हटाकर भी रिएक्शन की रेट को चेंज कर सकते हैं, और कई बार उन फैक्टर्स को यूज़ करके भी हम रिएक्शन की रेट को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, जो मैंने आपको पहले दो एग्जाम्पल्स, अभी के जो दो एग्जाम्पल्स दिए थे वहाँ पर बताया भी था कि ये किस तरीके से बात करता है। अच्छा, इस टेम्परेचर पर ना एक केमिस्ट थे आर्हीनियस, उन्होंने काफ़ी स्टडी की थी और उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी थी जो हमें टेम्परेचर और रेट के बीच में रिलेशन बता रही थी कि टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो हम उस इक्वेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे कैटेलिस्ट के बारे में, कि जो कैटेलिस्ट होते हैं वो किसी भी रिएक्शन की रेट को कैसे अफेक्ट करते हैं। थर्ड थिंग हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, या फिर आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कई बार कुछ रिएक्शंस ही इस तरीके की होती हैं कि वो ऑलरेडी ही स्लो होती हैं, या फिर कुछ रिएक्शंस ही इस टाइप की होती हैं कि वो ऑलरेडी ही फास्ट होती हैं, है ना। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो डिसाइड होता है कि वो जो रिएक्शन है वो किस ऑर्डर की है उससे। तो हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, और फाइनली हम देखेंगे अबाउट कोलाइजन थ्योरी। और इस कोलाइजन थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो मूवमेंट है और रेट ऑफ रिएक्शन है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और रेट ऑफ रिएक्शन, वो एक दूसरे से किस तरीके से आप कह सकते हो अफेक्टेड हैं, किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। हालांकि मैं आपको वो NaCl वाला एग्जांपल देके बता चुकी हूँ ऑलरेडी, है ना, लेकिन यहाँ पर हमें वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और उससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसी थ्योरी में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। देखो, जब मैंने आपको ये समझाया था मूवमेंट के बारे में, तो कहीं ना कहीं मुझे बताना पड़ा था कि जो रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म क्या है। Na+ और OH- में ब्रेक होता है, फिर उसके बाद वो एक साथ ज्वाइन होकर NaCl बनता है। जब हम कोलाइजन थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि जो रिएक्शन है वो किस तरीके से प्रोसीड होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ने वाले हैं। एक छोटी सी बात हम कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट कल से करेंगे। यहाँ पर हम कौन कौन सी रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, कई सारी टाइप की रिएक्शंस होती हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ रिएक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, रेट के बेसिस पर हम रिएक्शंस को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। रेट मतलब कि स्पीड के बेसिस पर, या फिर आप कह सकते हो कि कितना टाइम ले रही हैं उस बेसिस पर। एक रिएक्शंस होती हैं वेरी फास्ट, मतलब रिएक्शंस क्या हो सकती हैं, या तो वो बहुत फास्ट हो, बहुत जल्दी से हो जाएं, या फिर स्लो, बहुत स्लो हो, उनको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो, या फिर मॉडरेट, कि जो ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो हो। स्लो में जनरली वो वाली रिएक्शंस होती हैं जिनको होने में ईयर्स या मंथ्स लगते हैं। फास्ट जिनको होने में सेकेंड्स लगते हैं, या शायद नैनो सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स भी लग सकते हैं। और मॉडरेट जिनको होने में जनरली कुछ मिनट्स या आवर्स या डेज लग सकते हैं, ठीक है। वेरी फास्ट में जनरली आयनिक रिएक्शंस आती हैं। स्लो का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आपके घर में अगर आयरन के डोर्स हैं या रेलिंग्स हैं तो आपको पता होगा कि उन पर रस्टिंग, जो जंग लगता है, वो 1 या 2 दिन में नहीं लग जाता, उसको लगने में ईयर्स लगते हैं। 2 साल, 3 साल या 5 साल में जाकर उस पर जंग लगना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, स्लो रिएक्शन है। वहीं अगर हम मॉडरेट रिएक्शंस की बात करते हैं तो इसमें आती हैं मोलिकुलर रिएक्शंस, और जनरली वो रिएक्शंस जिनमें कोवलेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स वाली रिएक्शंस हैं वो मॉडरेट हैं, जबकि जो आयनिक रिएक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। अब देखो, जैसे आयनिक रिएक्शन का मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया था, NaOH और HCl की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, NaCl और H2O। यहाँ पर अगर हम बात करें NaOH की और HCl की, तो ये एक्चुअली होते क्या है, ये इस तरीके से आयंस होते हैं, इनके बीच में कोई बॉन्ड तो होता नहीं, फिर भी ये एक साथ हैं,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जस्ट इसलिए ये साथ साथ में होते हैं, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। उसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ NaCl की, तो यहाँ पर भी Na+ और Cl- एक दूसरे के साथ बैठे हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कोई बॉन्ड तो फॉर्म नहीं हो रहा है ना एक्चुअली में। तो जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर ना तो कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, ऐसा तो नहीं है कि पहले Na और OH का बॉन्ड ब्रेक हुआ और H और Cl का बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ना ही कोई नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। मतलब Na और Cl के बीच में कोई नया बॉन्ड फॉर्म थोड़ी हुआ है, तो ना तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ना तो यहाँ पर नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो ना तो बॉन्ड को टूटने में टाइम लगा, ना बॉन्ड को बनने वाला जो टाइम था वो लगा। तो इसीलिए ये जो रिएक्शंस होती हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। जबकि अगर मैं बात करती हूँ मॉलिक्यूलर रिएक्शन की, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो वहाँ पर क्या होता है, अमोनिया कैसे बनता है, N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, NH3 अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गई रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ था, N2 किस तरीके से होगा, ऐसे N ट्रिपल बॉन्ड N, और उसी तरीके से हाइड्रोजन NH3 N H H और H। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो ये कैसे हुई होगी, पहले N और N के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ होगा, है ना। तो यहाँ से हमें एक नाइट्रोजन मिला। अब उस नाइट्रोजन ने क्या किया कि ये जो हमारे पास 3 H2 थी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब ये जो 3 हाइड्रोजन है ये इस नाइट्रोजन के साथ मिली और इन्होंने 3 नए बॉन्ड फॉर्म किए। इस रिएक्शन में क्या हुआ, पहले ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाले बॉन्ड टूटे, तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक होने में टाइम लगा, और फिर जब प्रोडक्ट बन रहा है तो उस टाइम पर नए बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो इन बॉन्ड्स को फॉर्म होने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड्स पुराने जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो इसीलिए इसमें टाइम जाता है। इसीलिए ये जो रिएक्शंस होती हैं ये थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं जो तो इस चैप्टर में हम मेनली फोकस इन मॉडरेट रिएक्शंस के ऊपर ही करेंगे। हमारा पूरा चैप्टर मॉडरेट रिएक्शंस के ऊपर ही डिपेंड होगा। आई होप आज के लेक्चर से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस चैप्टर के बारे में। डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।